Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365 एंड आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और एज यूजुअल हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम 30 to 40 मिनट में कवर करने वाले हैं। देन हम अपनी न्यूज़ को समझेंगे कि किस तरीके से हमारी न्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम कवर करेंगे आज के पहले टॉपिक्स कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो बिना देरी करते हुए हम कर रहे हैं आज के टॉपिक कवर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला हमारा, आप सभी को पता है एक्ज्यूम 4 मिशन के बारे में। ठीक है, तो उसी संबंधित क्या है कि शुभांशु शुक्ला ने छात्रों के साथ ISS पर जीवन के अनुभव को साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 9 पदक जीते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो विश्व भर को प्रभावित करने वाली है वो क्या है कि एलन मस्क ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है जो क्या है अमेरिका पार्टी नाम रहेगा उसका। ठीक है, युवा वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने लगाया सबसे तेज शतक, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा है सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है केंद्रीय MSME। ठीक है, ये हमारा MSME है। मंत्री श्री मांझी सिंह ने MSME क्षेत्र में जो भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है में हुई प्रगति के बारे में बात की, यानी कि जो प्रोग्रेस हुई है MSME में उसके बारे में अपने विचार उन्होंने साझा किए हैं। राइट, आगे देखते हैं और कौन से टॉपिक हैं। इस तरीके से हमारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में IIPA में उन्नत डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया है? सृष्टि का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक मिनट। भारत ने खुद को तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमान बाजार के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट न्यूज हमारा ये है। फिर एक कोयला मंत्रालय से संबंधित है। फिर अमित शाह ने सहकारी विश्वविद्यालय, ये हम कवर कर चुके हैं लास्ट, तो आज हम कवर नहीं करेंगे। और ये भी हम कवर कर चुके हैं लेफ्टिनेंट पूनिया के बारे में, कल हमने डिस्कस किया था, ये रिपीट हुआ है। तो आप अब बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी न्यूज़ को ओपन करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि शुभांशु शुक्ला जो AXCOM मिशन 4 के तहत कहाँ गए हैं? ISS। ठीक है, 14 डेज का मिशन था और ये इस मिशन पर 7 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और हमने भी 2 बार कवर किया है और सभी ने कवर किया है। ठीक है, तो आज का न्यूज़ क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हैम, ये कहीं पे आपको हैम दिखा मिलेगा, कहीं पे हम दिखा मिलेगा, ये एक रेडियो का टाइप है जिससे छात्रों से बात की और अपने विचार साझा किए हैं। हैम रेडियो क्या होता है? यह क्या होता है? शौकिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो संचार स्थापित करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है, यानी कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है संचार की जो रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या करती है? संचार करती है। ठीक है, इसके लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है और देखने में यह शौकिया रेडियो जैसा होता है। ठीक है, जहां से शुभांशु शुक्ला जिससे बात कर रहे हैं छात्रों के साथ। राइट, इसे मुख्यतः शैक्षणिक और ज्ञान के उद्देश्यों के लिए या फिर आपातकालीन SOS संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन्हें शैक्षण के लिए यानी कि प्रयोग करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए उसे, और इमरजेंसीज में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी ISS से शुभांशु शुक्ला भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अर्जेंटीना की एक यात्रा हुई है, उसके बारे में हम समझेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली द्विपक्षीय यात्रा की है। हालांकि G20 की यात्रा हुई थी बट वो ऑफिशियल द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। तो 57 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की यात्रा की, अपने आप में ही क्या है? एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम
जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, ये हमारी परंपरा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने अर्जेंटीना के जो स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जैसे कि नाम लिया जाता है जनरल जोस डी सैन मार्टिन के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी एंड और फिर उन्होंने अपनी साझेदारी की बात की। साझेदारी किसमें होगी? व्यापार हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, खनन हो गया, डिजिटल इनोवेशन हो गया, है ना, या फिर हम बात करें आपदा प्रबंधन हो गया, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, कल्चर का आदान प्रदान हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल कनेक्टिविटी। जब कल्चरल कनेक्टिविटी होती है तो और चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जाती हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सो कोई आपको नीड नहीं है कुछ भी, सिर्फ आप सुनिए और रिवाइज करने के लिए आप पीपीटी जाके जरूर पढ़िए। अगर आप पीपीटी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्लास सुन रहे हैं, तो आई थिंक आपको न तो समझ में आएगा कुछ और ना ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग पीपीटी जाके एक बार क्लास खत्म होने के बाद पीपीटी जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए, बट मैं इतना सिनॉप्सिस करा रहा हूँ बहुत छोटा छोटा, ताकि आपको इजीली रहे। दूसरा पर्पज मेरा क्यों होता है, मैं क्यों लिख के रखा हूँ सब कुछ। मैं पहले भी जैसे बीच में आपको देखा होगा मैं हाथ से लिखता था, बट वहाँ दो दिक्कतें आ रही थी। एक तो राइटिंग की दिक्कत हो सकती है, दूसरा कि टाइम कंज्यूम बहुत होता है उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं इस चीज़ को पहले से पहले लिख रखा है, पहले से पहले सब कुछ रेडी, बिल्कुल आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए क्या है, ईजी हो गया टास्क। मेरे लिए तो ईजी नहीं हुआ है, मेरे लिए तो काम बढ़ गया ज़्यादा, कि मेरे को टाइप करना पड़ता है। पहले मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ देखी, मेरे को पता है, लिख दिया, बट अभी पहले टाइप करो फिर आपको समझाओ। बट आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको जो क्लास पहले 1 घंटा हुआ करती थी, 50 मिनट हुआ करती थी, अब वो क्लास 30 मिनट में कवर हो जाती है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो बैक टू न्यूज़ कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हुआ है और भारत ने इसमें 9 पदक जीते हैं, ठीक है। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। हम ये न्यूज़ भी कवर कर चुके थे, बट एक बार रिवीजन के लिए मैंने बोल दिया। भारत ने चीन के बाद सम पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त किया है, यानी कि सेकंड डिवीजन भारत को मिली है। फर्स्ट कौन है? चाइना। फर्स्ट कौन है साहब? चाइना लिखा हुआ है, ठीक है। हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीतकर पोडियम फिनिश की हैट्रिक पूरी की, ठीक है। ये अब सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोटल याद रखेंगे, 9 पदक जीते हैं, दूसरा सेकंड प्लेसमेंट है और फर्स्ट किस कौन है? चाइना है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कि हरविंदर ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। भावना के साथ मिश्रित रिकर्व टीम में जीता। शीतल देवी और ज्योति ने भी चीन को हराकर कंपाउंड महिला टीम में 1 स्वर्ण पदक जीता, यानी कि 3 स्वर्ण हमारे पास आए थे और 3 रजत आए हैं और 3 कांस्य पदक, 3-3 के आए हैं और 9 टोटल आए हैं, यानी कि याद करना भी आसान, कोई टफ टास्क है नहीं। 3-3 आए तीनों, ठीक है, क्लियर। और जिसमें से 2 स्वर्ण तो हरविंदर सिंह अकेले लेके आए। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि एलन मस्क ने राजनीतिक पार्टी, अमेरिकी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। अभी आपको सबको पता है कि ट्विटर पे और जो ट्रम्प साहब का एक अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक वॉर जैसा चल रहा है, वर्डों का, शब्दों का, है ना, युद्ध चल रहा है शब्दों का। तो उसी युद्ध में एलन मस्क ने अब क्या बोल दिया है कि हम नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम रहेगा अमेरिका पार्टी। क्या नाम रहेगा? अमेरिका पार्टी, ठीक है। पार्टी का उद्देश्य 2 पक्षीय प्रणाली वर्तमान रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक द्वारा को चुनौती देना है, यानी कि अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इन दोनों के एक ऑप्शन, यानी कि एक दूसरा विकल्प लोगों को मिलेगा चुनने के लिए। अभी क्या होता था, अमेरिका के लोगों के पास 2 विकल्प होते थे, वो डेमोक्रेट को चुनेंगे या फिर रिपब्लिक को। लेकिन अब तीसरा एक प्लेयर आ रहा है जो क्या रहेगा? अमेरिका पार्टी। क्या रहेगा? अमेरिका पार्टी। बट एक चीज याद रखना, पार्टी बनाने से एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के संविधान में एक बहुत ही अच्छा क्लॉज है कि अमेरिका का राष्ट्रीय बनने के लिए वह वहां पर जन्म लेने वाला हो, यानी अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा ही क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि एलन मस्क कहाँ के हैं? एलन मस्क है साउथ अफ्रीका के, ठीक है। ये पढ़ाई करने के उद्देश्य से यूएसए आए थे और यहाँ इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, तभी ट्रम्प साहब इनको बोल रहे हैं कि वापस भेज दूंगा, है ना।
मस्क राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि उनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ है। ये लोगों को लिखा हुआ है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव में अधिकारियों के साथ पंजीकृत है या नहीं। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट घोषणा कर दी गई है कि नई पार्टी बनेगी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अरे नेक्स्ट न्यूज क्या है कि युवा वनडे वैभव सूर्यवंशी ने लगाया सबसे तेज शतक। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी आप सभी को पता है 14 साल के हैं। ठीक है, आईपीएल में भी बहुत फेमस होता है, वहां भी एक तेज शतक लगाया था। तो अभी वनडे में सबसे तेज शतक लगाया है उन्होंने। ठीक है, कितनी गेंद ली है? 52 गेंदों में शतक लगाया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। ठीक है, 52 गेंदों में शतक लगाया था। ये सिर्फ आपको जानने की चीजें हैं, इंटरेस्टेड है नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वैभव सूर्यवंशी ने वनडे मैच में सबसे तेज शतक लगाया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। वहीं कितनी गेंदें हैं? 52 गेंदें। ये कोई जरूरी चीजें हैं नहीं। ठीक है साहब, आएंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष पुनः चुना गया। यानी कि ये पहले से अध्यक्ष थे और अभी दोबारा इन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है साहब, क्लियर। तो इनको अध्यक्ष चुना गया है। अगर उपकार सिंह है, इनको उपकार सिंह विर्क को नया महासचिव चुना गया है। नई शासी निकाय में 8 उपाध्यक्ष होंगे, 4 संयुक्त सचिव होंगे और 13 कार्यकारी सदस्य शामिल किए गए हैं। एथलीट अश्विनी विपिन पाटिल और मोनिका एथलीट आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, KKFI के नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय, यानी कि KKFE मुख्यालय कहाँ पे? इसका नई दिल्ली में स्थित है। और इसके चुनाव सफलतापूर्वक करा लिए गए हैं। खो खो वर्तमान में 58 देशों में खेला जाता है। ये आप याद रखेंगे कि खो खो वर्तमान में 58 देशों में खेला जाता है और उद्देश्य क्या है कि इसको 90 देशों तक पहुंचाना है। और मित्तल ने 2030 में एशियाई खेलों में खो खो शामिल होने की उम्मीद जताई है। यानी कि एशियाई खेल में 2030 में होने वाले एशियाई खेल में खो खो को शामिल कराया जा सकता है, ऐसी उम्मीद मित्तल साहब ने दी है। अभी 58 देशों में खो खो खेला जाता है। लक्ष्य ये है कि उसे साल के अंत तक लगभग 90 देशों तक विस्तारित किया जाए। ठीक है, और हमारा जो ग्रुप है उसका प्रतिनिधित्व कौन करने वाली है? अश्विनी विपिन पाटिल और मोनिका। ठीक है साहब, क्लियर। ठीक, अगर महासचिव की बात करूं तो महासचिव बने हैं उपकार सिंह विर्क। ठीक है, पॉइंट सारे क्लियर हैं। और महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल। ये वापस से चुने गए दोबारा से। ठीक है साहब, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि केंद्रीय मंत्री MSME, कौन से मंत्री? MSME मंत्री की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया है कि MSME क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है में हुई ग्रोथ के बारे में उन्होंने बात की। यानी कि MSME इंडस्ट्रीज, जो MSME होते हैं सूक्ष्म उद्योग, उनके ग्रोथ के बारे में उन्होंने बातचीत की है। ठीक है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा योगदान बन के निकल के आया है। ठीक है साहब, तो मंत्री जी ने कहा है कि MSME GDP का 30%, विनिर्माण का 35% और निर्यात का 45% हिस्सा रखता है। तो समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंस है अपने आप में ही इस न्यूज से कि GDP का 30% कहां से आ रहा है? MSME से आ रहा है। कहां से आ रहा है? MSME से आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर बात करो विनिर्माण कहां से आ रहा है? 35% आ रहा है। अगर निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की हम बात करें, तो एक्सपोर्ट कितना आ रहा है? 45% लगभग 46 मान लो, 73 है ना। उद्यम और उद्यम सहायता पोर्टल पर 6.5 करोड़ MSME इकाइयां पंजीकृत हैं। यानी कि उद्यम पोर्टल और उद्यम सहायता पोर्टल, 2 पोर्टल की बात यहाँ पे की गई है। उद्यम पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो उद्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उद्यम क्या है? उद्यम पोर्टल क्या है? यह एक सरल, स्वघोषित और कागज रहित पंजीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यानी कि आपको MSME रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल के रूप में हेल्प करता है। कौन सा पोर्टल है वो? उद्यम पोर्टल, राइट। उद्यम पोर्टल पर 3.80 करोड़ लोग से अधिक MSME पर पंजीकृत हैं। उद्यम सहायता पोर्टल 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। यानी कि 2 पोर्टल हैं, उद्यम पोर्टल जिसे लॉन्च किया गया है 2020 में। ठीक है, दूसरा पोर्टल है उद्यम सहायता पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया 2023 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 अलग अलग पोर्टल हैं। ठीक है, और ये उद्यम सहायता पोर्टल है, उद्यम सहायता पोर्टल है, उद्यम पोर्टल ऊपर है। ठीक है साहब, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना।
आगे देखिए, यह अनौपचारिक सूक्ष्म एवं उद्यमों को औपचारिक ऋण और सरकारी लाभों तक पहुंच में प्रदान कराता है। कैसे कराता है? क्योंकि अब आपका जो आपका उद्योग है, जो आपकी शॉप है, जो आपकी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब वो रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, जब आप लोन आपको कब मिलता है? जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या आपका प्रॉफिट है, कितना टर्नओवर है, ठीक है, क्रेडिट लिमिट क्या है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद तब बैंक आपको लोन देते हैं। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप कैसे लोन ले पाएंगे? लेकिन अब क्या हो गया, उद्यम पर आप रजिस्टर्ड हो गए, है ना, हो गए नहीं हो गए? जब उद्यम पर आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो क्या होगा, आपको लोन इजीली मिल जाएगा। तो वही आप बात कह रही है कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योग को औपचारिक ऋण तथा सरकारी लाभों का पहुंचने में मदद मिलेगी। उद्यम सहायता पोर्टल पर 2.72 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राम सिंह मांझी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में एमएसएमई की संख्या 15 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 15 गुना बढ़ी है, याद रखना। ठीक है साहब, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसी जगह से। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों को पूर्ण सहायता प्रदान करती है। इसी में ये कड़ी में जुड़ा हुआ है, उन लोगों की सहायता करती है जो अपने हाथों और औजारों से काम करके अपनी आजीविका सुधार करते हैं। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना किन लोगों के लिए है? जो लोग अपने हाथों से और औजारों से काम करके अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे लोगों को किसमें शामिल किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को सहायता प्रदान करती है। ऐसे कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना सहायता करती है। ठीक है साहब, तो 2 चीज बात करी, उद्यम से लेकर बात करी हमने, उद्यम रजिस्ट्रेशन से लेकर बात की, दूसरा हमने पीएम विश्वकर्मा को भी थोड़ा सा जाना। ठीक है साहब, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में IIPA में उन्नत डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का उद्घाटन किया। किसका किया है? सृष्टि का। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IAP में नए टी लॉज सहकार का उद्घाटन किया। किसका किया है? सहकार का उद्घाटन किया है। सृष्टि को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन सहायता मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर यह आता है कि सृष्टि को किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? कार्मिक लोक सेवा और प्रशासन मंत्रालय, सॉरी, पेंशन मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए डिजिटल शिक्षा प्रशिक्षण सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है साहब, उद्देश्य आपको पता चल गया किसके अंतर्गत आता है, और सहकार का भी उद्घाटन साथ में हुआ है। उन्होंने भारत में लोक प्रशासन नामक एक प्रमुख प्रकाशन पेश किया है। उन्होंने लोक प्रशासन में 51वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम APPA के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। इस बैच में सशस्त्र बल, सिविल सेवा, संबद्ध क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हैं। ठीक है साहब, किन लोगों से बात की वो भी शामिल है, ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, तो वो सब वहां पे लिखा हुआ है वापस से। अब आइए, APPA कार्यक्रम 1975 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1975 से चल रहा है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भी निर्बाध रूप से जारी रहा। मिशन कर्मयोगी के तहत 51वें संस्करण को फिर से डिजाइन किया गया है, और यह भूमिका आधारित है और योग्यता संचालित पर केंद्रित है, यानी नागरिक आधारित है और योग्यता संचालित आधारित शिक्षा है। ठीक है साहब, तो बहुत ही बोरिंग सी न्यूज थी लास्ट में तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कितनी थी? सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक ये इंपॉर्टेंट था, बस 3 पॉइंट ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो सब मेंस ओरिएंटेड था। आप लिख सकते हैं, एक यहाँ पे लिख सकते हैं APPA कार्यक्रम कब से प्रारंभ चल रहा है? 1975 से यह चल रहा है। इससे क्या होगा? सैनिकों में तेजी आएगी, अधिक पारदर्शिता होगी और कुशल शिकायत निवारण सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि दक्षता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आए नेक्स्ट। भारत ने खुद को तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमान बाजार के रूप में स्थापित कर लिया है। अभी आपको याद होगा कि हमने अभी बात की थी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारा सरकार कर्ज लेने वाली है और डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट जो खर्चा होगा वो विमानों पे होगा, यानी विमानन बाजार पर होगा। उसमें यह भी कहा गया था कि विमान आने वाले समय में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो तीसरा तो बन ही गया आपके सामने। ठीक है, तो अब देख लीजिए, भारत की मजबूत नीतिगत उपाय और तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास में प्रेरित हो रहा है। नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई को देहरादून में, कहाँ पे? देहरादून में नागरिक विमानन 2025 पर उत्तरी क्षेत्र के मंत्रियों के सम्मेलन के साथ आयोजन किया गया, ताकि इस क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत किया जा सके। सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री, ये याद रखना, नाम भी आप याद करते रहना साथ में, क्या नाम है? ठीक है,
नायडू ने कहा कि नागरिक विमान सर्विस तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। पिछले 10 वर्षों में 88 नए हवाई अड्डे, लगभग 40 दिनों में एक हवाई अड्डा खुल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने हर घंटे 60 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं। तो 60 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने का मतलब है कितनी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करूं डाटा की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हवाई यातायात में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, जो कि अगर मैं वैश्विक लेवल पे बात करूं तो वैश्विक लेवल पर जो कि लगभग 8% ही केवल, लेकिन भारत कितना है 10% वृद्धि। अगर हम घरेलू की यातायात की बात करें तो घरेलू वृद्धि हमें 30% हमें देखने को मिलती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हम देखते हैं 55 मिलियन से 72 मिलियन हुआ है बस। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने आप में क्या है, एक अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है कि हमारा बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, भारत अगले 5 वर्षों में लगभग 50 और ऐसे हवाई अड्डे जोड़ने की बना रहा है योजना। मैंने कल भी एक बात की थी कि जैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे न्यूज़ क्या है, आगे क्या कह रहा है न्यूज़। तो वो सब तो है, देखो लिखा हुआ है कि 10% वृद्धि है और एवरेज कितना 8% है। भारत का एवरेज कितना 30% बढ़ रहा है, जबकि ग्लोबल में कितनी वृद्धि आई है, 50 मिलियन से 72 मिलियन हो गया भारत का बाजार। भारत अगले 5 वर्ष में 50 नए हवाई अड्डे खोलने की योजना बना रहा है, जिस जो 2037 तक अपने विकसित भारत लक्ष्य अभियान के तहत 350 से ज़्यादा हवाई अड्डे बनाना है। ठीक है, क्लियर। तो आप चीज़ देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि कोयला मंत्रालय ने संयुक्त रूप से खनन बंद करने और कोयला विकास के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू कर दिया है। क्या है, कोयला मंत्रालय ने कल खनन बंद करने और पुनः उद्देश्य के लिए सामुदायिक सहभागिता और विकास रूपरेखा रिक्लेम का शुभारंभ किया है। यह ढांचा खादान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों में समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक संरचित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह संक्रमण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए व्यवहारिक चरण दृष्टिकोण प्रदान करेगा। समझ रहे हैं आप इस न्यूज़ को? यानी कि अब भारत दोबारा से क्या हो गया, रिक्लेम का शुभारंभ हो गया, रिक्लेम स्टार्ट हो गया है। कोयला मंत्रालय के अकॉर्डिंग संयुक्त रूप से जिन्होंने खनन बंद हुआ था और दोबारा स्टार्ट करने के लिए रिक्लेम की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। सिर्फ इतना सा न्यूज़ है। सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द डे। मैं इसे हटा भी देता हूँ। ठीक है, यह मैंने हटा दिया, तो ये आपको पीपीटी में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़, और नेक्स्ट हो गया थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग योर गेम। प्लीज़ बी फोकस्ड टू योर एग्जाम, बिकॉज एक बार टाइम निकल गया तो फिर आप देखते रहेंगे क्या हो गया। फिर आप बोलेंगे हमें जो पढ़ना है, लेकिन तब आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, याद रखना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।